पोप या चर्च जो कहता है वही ट्रूथ है। पोप या चर्च के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जब ये स्कॉलर जाते हैं तो यूरोप में फिर से लॉजिक या रैशनैलिटी की बात होती है। क्यों माने? आप जो कह रहे हैं कैसे माने सकते हैं? प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। तार्किकता, लॉजिक की बात शुरू, और यही से एज माना जाता है कि जब लॉजिक या रैशनैलिटी की बात शुरू हुई, व्यक्ति या ह्यूमन जो थे वो किसके कंट्रोल से बाहर आए? पोप या चर्च के कंट्रोल से बाहर आए, क्योंकि अब हर चीज के लिए वो क्वेश्चंस करते थे कि आपने कहा कि सब कुछ धर्म है, बोला लॉजिक दीजिए। सब जो पूरी दुनिया है वो ईश्वर द्वारा बनाई गई है और उसके इतर कुछ नहीं है, तो बोला लॉजिक दीजिए। कैसे? अगर माना जाए कि सब कुछ दुनिया बनाई तो दुनिया चल कैसे रही है? उन्होंने तो कह दिया कि सब ईश्वर द्वारा बनाए गए बंदे हैं और ईश्वर इन्हें चला रहा है। उन्होंने कहा प्रूफ दीजिए। जैसे अगर इंडियन फिलॉसफी में आ जाए, जैनिज्म और बुद्धिज्म के टाइम हुआ था, वो भी प्रूफ की बात करते हैं। मतलब विदाउट एनी एक्शन देयर विल बी नो रिएक्शन। तो एज ऑफ रेनेसा था, ये न्यूटन का एज आ गया। अब न्यूटन, ऐसा नहीं एप्पल पहले भी गिर रहा था, केवल न्यूटन के ऊपर एप्पल नहीं गिरा होगा, बहुत लोग पेड़ के नीचे सोए होंगे, बहुतों के ऊपर सेब गिरा होगा, लेकिन वो एज रेनेसा का था। रैशनैलिटी की बात थी, लॉजिक्स की बात थी, तब क्वेश्चनिंग, एक माइंड डेवलप हुआ कि अब इंसान क्वेश्चन करने लगा। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? अब आपने सुना होगा ना कि कोपरनिकस कह देता है कि पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाती है, तो उसको जहर दे दिया गया, उसको जहर दे दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं था। जो स्टैब्लिश है, जो वहां पे फैक्ट थे, जो पोप मानता है, वो क्या कहता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और मतलब सेंटर जो है अर्थ है और सन उसका चक्कर लगा रहा है। जब कोपरनिकस ने पहली बात ये कही तो उसको जहर दे दिया गया। बोला अरे तुमने क्या कह दिया? लेकिन जब गैलीलियो आया, जब एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, जब उसने टेलीस्कोप के थ्रू प्रूफ किया नहीं सच्चाई ये है, तब वो रैशनैलिटी का युग था। हर चीज के लिए क्वेश्चन मार्क लगने लगा। और रेनेसा के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, अब जो ह्यूमन या मानव जो था वो सेंटर ऑफ थिंकिंग हो गया। अब व्यक्ति का जीवन जो है वो जो स्कॉलर्स थे उनके केंद्र में हो गया। अभी तक क्या था? रिलीजन था, रिलीजन सेंटर में था, और इस रिलीजन के इर्द गिर्द ही हर बात होती थी। ईश्वर, धर्म, पोप, चर्च, बाइबल, बस। लेकिन जब ह्यूमन सेंटर में आ गया तो ह्यूमन का मतलब अब ह्यूमन तर्क करने लगा, अब ह्यूमन का ब्रेन था, उसकी बात होने लगी। यही एज ऑफ रेनेसा है, ठीक है। और 1453 एक तो एज ऑफ रेनेसा है, और अराइवल ऑफ यूरोपियन में भी ये एज बहुत टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब ऑटोमन अंपायर ने कंट्रोल कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो उनके पास रास्ता नहीं था ट्रेड करने का। किससे? ईस्ट जो नेशंस थे, बेसिकली इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया। ट्रेड किस चीज का होता है? ट्रेड किस चीज का हो रहा था? बेसिकली आप सबको एंशिएंट हिस्ट्री में बताया था, ट्रेड कंज्यूमर गुड्स का होता था, सिल्क का ट्रेड और स्पाइसेस का ट्रेड। स्पाइसेस मतलब मसाले, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात रीजन ये थी, जो इतने यूरोप के नेशंस थे, जब ठंडे प्रदेश थे, क्लाइमेट कैसा था? कोल्ड क्लाइमेट है, वेजिटेशंस नहीं हो रही है, लाइवलीहुड किससे बेस्ड होगी? मीट ईटिंग पे, नॉन वेजिटेरियन हो गए ना। अब इसके लिए नॉनवेज के लिए मसालों की जरूरत है। जो नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा ये, उसके लिए मसालों की जरूरत है। मसालों की जरूरत दो तरीके से। पहला, एक तो प्रिजर्वेशन उसका हो जाता है, लंबे समय तक उन मीट को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, मीट खराब नहीं होगा, पहला पॉइंट। और इन मीट की मसालों की वजह से टेस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए सोचो, इन मसालों के चक्कर में यूरोपियंस को इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया तक आना पड़ता था केवल मसाले लेने के लिए। क्लोथ और सिल्क की बात तो पहले से ही हो रही थी। इसीलिए जब कॉन्स्टेंटिनोपल का डिक्लाइन हुआ तो अरब्स ने क्या किया? इस ट्रेड को रोक लिया। जो ट्रेड, लैंड ट्रेड हो रहा था इस कैस्पियन सी से होकर, कैस्पियन सी मतलब पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, और डायरेक्ट यूरोप में। कॉन्स्टेंटिनोपल को जब कंट्रोल कर लिएगा तो ट्रेड तो हो नहीं पाया।
शुरुआत किसकी हुई? अब नए रास्तों को खोजने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मसाले तो चाहिए, नहीं चाहे नहीं मिलेगा तो हम रहेंगे कैसे? अब समझ लो मसाले उस समय के वैसे ही थे जैसे आज के समय का तेल है, क्रूड ऑयल, जिसके लिए पूरे यूरोप, जो पूरा अमेरिका और यूरोप किस पे निगाहें लगा के बैठता है? सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट पे। मेन लड़ाई तो ऑयल की है ना, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ऑयल क्राइसिस, ऑयल की जरूरत पड़ी। उस समय ऑयल नहीं है, उस समय तो पापी पेट का सवाल है। अब इस पापी पेट के लिए आना पड़ रहा है। इतनी स्टोरी समझ में आई? बाकी फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स तो सब बुक्स में है, इसका थोड़ा बेस समझ लीजिए। रेनेसा इंडियन हिस्ट्री में जो, या डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इंडियन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, बात समझ आ गई सबको? तो ये तो हो गया ट्रेड का रीजन। लिख लोगे अपने शब्दों में, लिखवाना पड़ेगा। सब लॉजिक्स हैं, कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स नहीं पूछेगा। बेसिकली नाम इस क्लास को प्रीलिम्स की क्लास बोला जाता है, लेकिन पढ़ ऐसा लीजिए कि मेंस ना पढ़ना पड़े, ठीक है? तो ट्रेड पहला रीजन, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रेड की जरूरत थी कहां कहां? इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसी ट्रेड का? हाँ भैया, मैंने क्यों हुआ था? मैंने कहा ना, बेसिकली जो इस समय जो ये नेशंस है ना, स्वीडन, फिनलैंड और ऊपर डेनमार्क वाले, यहां कुछ लुटेरे थे, वहां पे वेजिटेशन नहीं थी, उनका भी जीवन लूटमार पे ही था। ठंडे प्रदेश है ना, तो लूटने कहां आएंगे? सबसे पास क्या था? यूरोप भी था, तो इस पे रेगुलर अटैक्स करते थे। और उन अटैक्स का सबसे पहला कौन बना विक्टिम? वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ये वेस्ट पड़ा ना, ईस्टर्न वाला तो दूर है, तो वो तो बच गया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर पास में था, उसका इसलिए धीरे धीरे कमजोर हो गया वो। लेकिन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वो मजबूत था, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे। ट्रेड का पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, कैसे रेनेसा ने जो ट्रेड को बढ़ावा दिया, अराइवल ऑफ यूरोपियन को सपोर्ट किया। दूसरा पॉइंट, अब भैया मैंने बताया ड्यू टू रेनेसा जो ह्यूमन था वो सेंटर में आ गया। ह्यूमन सेंटर में मतलब अब ह्यूमन की लाइफ को हमें क्या करना था? बड़ा इजी गोइंग करना था। खाओ पियो मस्त रहो वाले। और खाओ पियो मस्त रहो कब हो सकता था? जब प्रॉस्पेरिटी आए, तब ना, जब पैसा आए। इसी पैसे ने बाद में मर्केंटलिज्म और इसी पैसे ने बाद में कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। लेकिन इस समय ना मर्केंटलिज्म है ना कैपिटलिज्म है, शुरुआत मर्केंटलिज्म की यहीं पे हो रही है। मर्केंटलिज्म या वाणिज्यवाद क्या होता है? जब स्टेट किसी भी व्यापार को प्रमोट करता है वो वाणिज्यवाद है। अंतर कर लेना, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म और मर्केंटलिज्म में क्या डिफरेंस है? पूंजीवाद और वाणिज्यवाद में जब स्टेट प्रमोट कर रहा है व्यापार को तो वो वाणिज्य है। आज सुनते हो ना वाणिज्य मंत्रालय। और कैपिटलिज्म क्या है? जब मार्केट ट्रेड को प्रमोट करता है। मार्केट मतलब उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, वहां पर फ्री डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट है। मार्केट जितना डिमांड करेगा, जो मर्चेंट्स हैं या जो इंडस्ट्रीज है उतनी सप्लाई करेगी, तो वहां पर मेन रोल मार्केट का है। और जब वाणिज्यवाद आता है वहां मेन रोल स्टेट का है। तो जो शुरुआत यहीं से वाणिज्यवाद या मर्केंटलिज्म की होती है। क्यों? क्योंकि अब स्टेट इस अराइवल ऑफ यूरोपियन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया ट्रेड में ह्यूमन सेंटर में आ गए थे। ह्यूमन के जो लाइफ थी उसको इजी गोइंग करनी थी, इसके लिए पैसे की जरूरत थी। और पैसा कैसे आ सकता था? थ्रू ट्रेड। और ट्रेड हो कहां सकता था? अब ये बर्फीले मैदानों पे तो ट्रेड होगा नहीं, ट्रेड होगा कहां? एशिया में। इसीलिए अब चूंकि अरब्स ने जो रोड था जाने का कॉन्स्टेंटिनोपल होकर एशिया में, वो रोक लिया था, इसलिए नए ट्रेड रूट्स की जरूरत पड़ी। इसीलिए स्पेन और पोर्चुगल ने इसकी शुरुआत की नए ट्रेड रूट्स को खोजने की। ठीक है, अब अगला पहली हेडिंग डाल लीजिए। एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ, लिखिए 1794, टाइम पीरियड लिखिए 1494, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलहस। ये सब मिटा दूं? ट्रेड वाला पोर्शन समझ में आ गया। अब रिलीजन वाला समझा रहा हूं, रिलीजन ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था।
टोर्डिसिलस लिख दे रहा हूं। पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए, बाद में हम फैक्ट्स पे आ जाएंगे। ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलस। टोर्डिसिलस क्या, इट वॉज अ प्लेस इन स्पेन, जहां पे ट्रीटी होती है किसके किसके बीच में, स्पेन और पोर्चुगीज के बीच में। लिख लीजिए, स्पेन एंड पोर्चुगल, 1494। अब ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट क्या है और रिलीजन से कैसे जुड़ी हुई है। अब भैया नए ट्रेड रूट्स की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन अब मुद्दा सबसे बड़ा ये आया कि कोई अगर नए कॉलोनीज को या नए मार्ग को ढूंढेगा तो उस पर कंट्रोल किसका होगा। स्पेन और पोर्चुगल ने शुरुआत की, लेकिन अब कंट्रोल कैसे होगा। इसीलिए ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलस। स्पेन और पोर्चुगल के बीच में मीडिएटर कौन होता है, लिखिए पोप अलेक्जेंडर सिक्स। अलेक्जेंडर सिक्स लिखिए नाम, पोप अलेक्जेंडर सिक्स। With the mediation of Pope Alexander VI, a treaty was established between Spain and Portugal. A treaty was established between Spain and Portugal. और इस ट्रीटी के नॉर्म्स क्या थे। अब ये नॉर्म्स ये थे, देखिएगा लैटिन अमेरिका है, इस लैटिन अमेरिका का एक ये क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं ना इसे, वर्टिकल लाइन, लॉन्गिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड जो ये पास कर रहा है, इसके वेस्ट में सारा पार्ट स्पेन का और इसके ईस्ट में सारा पार्ट पोर्चुगल का। एक आइलैंड था जिसका नाम था केप वर्डी। केप वर्डी कहां पे है ये यहां कहीं अफ्रीका के पास है, ये केप वर्डी। यहां से 300 माना गया माइल्स का जो एरिया होगा, वहां पे एक लाइन खींची जाएगी। इस लाइन के वेस्ट का जितना भी पार्ट होगा वो सब स्पेन का होगा, और इस लाइन के सारा ईस्ट का पार्ट जो होगा वो पोर्चुगल का होगा। ठीक है, अब आप ये समझ पाएंगे कि जब लैटिन अमेरिका कॉलोनी बना तो वहां पे था क्या, सब स्पेन का राज था। ब्राजील केवल स्पेन और पोर्चुगल दोनों, क्योंकि वो दोनों में बट गया था। लेकिन जो लैटिन अमेरिका, जो ईस्टर्न वेस्टर्न लैटिन अमेरिका है, वो पूरा स्पेन के कंट्रोल में था, इसी ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलस के कारण। और इसी ट्रीटी में यह तय किया गया था क्या, कि अब प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी करना है आप दोनों को। स्पेन और पोर्चुगल को पोप ने दायित्व दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि अब प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी होगी। क्रिश्चियनिटी का प्रसार में आप लोगों को रोल प्ले करना है। पोप है, मीडिएटर है ना, तो वो तो अपने धर्म का प्रसार ही करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्पेन और पोर्चुगल जब नई कॉलोनीज को स्टैब्लिश करते हैं, नई फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने साथ साथ मिशनरीज को भी ले जाना शुरू करते हैं। और यही ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में आप जाएंगे, नेशन में जाएंगे, अगर धर्म को प्रोपोगेट करेंगे तो वहां रिएक्शन होगा। और ये इसीलिए जो ब्रिटिश थे वो सफल हो गए, क्योंकि वो एक नारा लेके गए थे, ओनली ट्रेड। इसीलिए जिन लोगों ने भी, जहां भी उन्होंने ट्रेड किया, उन्होंने हमेशा ट्रेड को आगे रखा। तो जो दूसरा देश था उसको भी दिक्कत नहीं हुई, कोई बात ट्रेड कर रहा, हमें मुनाफा तुम्हें मुनाफा। लेकिन जहां रिलीजन की बात आई, अपोज लोगों ने किया, इसीलिए पोर्चुगीज फेल हो गए। डाउनफॉल ऑफ पोर्चुगीज का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही था, वो रिलीजन को अपने साथ ले जा रहे थे। और वो किसके कारण था, ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलस के कारण। इतना समझ में आ गया। अब जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सबको पता है, अब आ जाइए अराइवल ऑफ पोर्चुगीज। अगली हेडिंग, अराइवल ऑफ पोर्चुगीज। देखिए, पोर्चुगीज रूलर
हेनरी, हेनरी, हेनरी promoted the navigation, promoted the navigation. The other name of Henry was, that's why Henry was also known as Henry the Navigator. That's why Henry was also known as Henry the Navigator. The first, अगला पॉइंट, the first Portuguese who traveled to Eastland, who traveled to Eastland was, क्या नाम है? बार्थोलेमा डियास. बार्थोलेमो डियास, ईयर 1488, ईयर 1488, ईयर 1488. The first Portuguese to travel Eastland was, Eastland लिखिए, was बार्थोलेमो डियास in 1488. अब भैया जी बार्थोलेमो डियास था, चला इस पोर्चुगाल से, ठीक है, और पहुंचा कहां? केप ऑफ स्टॉर्म. एक्चुअल में पहले केप ऑफ, जो गुड होप आज है, जो केप ऑफ स्टॉर्म कहा जाता था. क्यों कहा जाता था केप ऑफ स्टॉर्म? बिकॉज वो एक ऐसा एरिया था, ऐसा लैंड एरिया था जहां पर दो ओशंस मिल रहे थे, तो टर्बुलेंसी वहां बहुत ज्यादा थी, स्टॉर्म्स बहुत ज्यादा आते थे, इसीलिए उसको नाम ही दे दिया गया था केप ऑफ स्टॉर्म्स. ठीक है, अगला लिख वही, बार्थोलेमो डियास, ही रीच्ड केप ऑफ स्टॉर्म्स, ही रीच्ड केप ऑफ स्टॉर्म which was later known as Cape of Good Hope, Cape of Good Hope. अब केप ऑफ स्टॉर्म में चाहो तो ब्रैकेट लिख लेना, ड्यू टू टर्बुलेंट क्लाइमेट, टर्बुलेंसी बहुत ज्यादा थी, स्टॉर्म बहुत ज्यादा आते थे. लेटर नोन एज केप ऑफ गुड होप. अभी वो नाम क्यों पड़ा गुड होप, अभी इसकी बात आएगी, पहले केप ऑफ स्टॉर्म पे रहते हैं. इन 1492, अगला पॉइंट, इन नोट कर लेना, ये पोर्चुगीज वाला नहीं है लेकिन कोलंबस भी इंपॉर्टेंट है. इन 1492 इटालियन ट्रैवलर कोलंबस, इटालियन ट्रैवलर कोलंबस was sponsored by Spain ruler, was sponsored by Spain ruler to search the land route to Eastland, sorry, sea route to Eastland, to search sea route to Eastland. कोलंबस की नेशनैलिटी क्या थी? वो एक इटालियन है, बट उसके वॉयस को स्पॉन्सर्ड किसने किया था? स्पेन ने. किस लिए? कि जो ईस्ट लैंड था उसको ढूंढने के लिए. अब भैया ये कोलंबस चला यहां से, पहुंच कहां गया? वो बहामास आइलैंड के आसपास, बहामास के आसपास. जब कोलंबस चला था तो उसको बताया, उसको कहां जाना था? इंडीज जाना था. ईस्ट लैंड को इंडीज बोला जाता था. ठीक है, पहुंच गया, चूंकि वो समझ नहीं पाया और हवाओं के रुख से पहुंच गया वो बहामास आइलैंड. उसको बताया क्या गया था कि जो इंडीज के लोग होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, सांवले होते हैं. जब वो पहुंचा बहामास तो उसने क्या देखा? उसने कुछ लाल रेस के लोगों को देखा, हल्का सा रेड कलरिश थे और लंबे लंबे लोग थे. वो कंफ्यूज हो गया और उन्हीं लोगों को नाम उसने दे दिया रेड इंडियंस. इसीलिए जो नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिकन हैं उनको रेड इंडियंस ही कहा जाता है. सोचो कहां इंडिया, कहां वो, बट कोलंबस ने जब उनको रेड इंडियन कहा तो नाम उन्होंने मान लिया, भैया अब हम रेड इंडियंस हैं. ठीक है, तो कोलंबस ने ही बहामास को ढूंढा था, जहां पर पूरा जो आइलैंड एरिया था नेटिव लोगों को रेड इंडियंस कहता है.
अब उसके बाद आता सबसे इंपॉर्टेंट वास्को डा गामा। इन 1498 वास्को डा गामा started his voyage 1498 Vasco da Gama started his voyage in search of East Land। ईस्ट लैंड मतलब इंडीज ही समझ लेना इस समय, इसीलिए उनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ईस्ट इंडीज तो हम हैं, वेस्ट इंडीज वो थे, इसीलिए उनका नाम आज तक वेस्ट इंडीज ही चल रहा है। वेस्ट के इंडीज लोग हैं वो। बचपन हम भी सोचते थे कहां हम कहां वो, उनको को वेस्ट इंडीज बोलते हैं, तो उसका रीजन यही था। अब वो वास्को डा गामा कहां पहुंचता है? अब वो पहुंचता है इसी केप ऑफ स्टॉर्म एरिया पे, लेकिन उसके लिए केप ऑफ स्टॉर्म केप ऑफ गुड होप की तरह आ गया। उसको एक रोशनी नजर आई यहां से, जहां से वो पहुंच सकता था भारत या साउथ ईस्ट एशिया में। अब कहते यहीं पे उसकी किस्मत ने साथ दिया और उसको एक गुजराती मर्चेंट मिल गया। लिख लीजिए, मजीद। इन केप ऑफ गुड होप he met a Gujarati merchant Mazid। गुजराती मर्चेंट मजीद। मजीद assisted him in his voyage, and took him to Calicut। ठीक है। अब देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं कि बार्थोलोमेव डियास भी साहसी व्यक्ति था, वो भी केप ऑफ स्टॉर्म तक आया, लेकिन चूंकि थोड़ी सी किस्मत उसके साथ नहीं थी, उसको मजीद नहीं मिला। नहीं तो आज बार्थोलोमेव डियास का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वास्को डा गामा का नाम सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यही कहीं कहीं लक भी मैटर करता है। अगर उसको मजीद नहीं मिला होता तो वो भी स्टॉर्म से वापस चला गया होता, लेकिन उसके लिए वो गुड होप रहा और उसने मजीद ने उसका रास्ता बताया कैलिकट तक आने का। तो इसीलिए लक फेवर्स द ब्रेव। ब्रेव तो बनना पड़ेगा, बाद में लक फेवर करे वो आपका लक है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी बॉयज की, बाकी आप लोग किस्मत कहां तक ले जाए। ठीक है, अब कैलिकट पहुंचा 1498 में। अगला पॉइंट he was welcomed by the ruler of Calicut, who was titled as Zamorin। उसका नाम नहीं है, उसका टाइटल है जमोरिन, बट हमें मिलता जमोरिन नाम ही है, जमोरिन। ठीक है। कैलिकट कहां है? केरला के जो हमारा कोस्ट पड़ता है, वेस्टर्न कोस्ट, यहां कहीं नीचे, यहां कहीं कैलिकट है, केरला के नीचे, बस केरला में ही कैलिकट। अब भैया वहां पर उस समय तक अरब मर्चेंट्स थे। मैंने कहा ना, ट्रेड तो चल ही रहा था। यूरोपियंस यहां तक नहीं आ पा रहे हैं, अरब यहां तक अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तो रोड ब्लॉक कर दिया था, जो लैंड जो रूट था उसको ब्लॉक कर दिया था। वो ट्रेड चल रहा है, अरब भी ट्रेड कर रहे थे, और वो पहले से कर रहे हैं। अल मसूदी, सब ट्रेडर्स तो थे, अरब ट्रेडर्स तो थे। जब अराइवल ऑफ अरब हो रहा है, उसमें जब आपका बिन कासिम के बाद आपको बहुत सारे ट्रैवलर्स मिलेंगे, अरब ट्रैवलर्स या अरब मर्चेंट्स, जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। आफ्टर वॉर ऑफ रावल 712 AD, जब अरब कहां पर कंट्रोल कर लिया था? सिंध पर उन्होंने,
और जब कंट्रोल करने के बाद बहुत सारे अरब मर्चेंट भारत आ रहे थे व्यापार करने के लिए। लेकिन पहले व्यापार में यूरोपियंस और अरब दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यूरोपियंस व्यापार से बाहर हो गए। अब व्यापार केवल और केवल व्यापार पे मोनोपोली अरब की हो गई। इसीलिए जमोरिन ने उसको खूब वेलकम किया। क्यों? क्योंकि अरब की मोनोपोली हो रही है तो क्या होगा, ट्रेड को भी वो अपने अनुसार चलाएंगे। अब उनको लगा कि भैया एक कॉम्पिटिटर, वो भी समझदार था, उसको पता अब कॉम्पिटिटर आ गया है कि अब हम बार्गेन कर सकते हैं। जो मोनोपोली की तो मजबूरी अरब को आपको मसाले देने, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे हैं। अब रेट की बार्गेनिंग, अब दो कॉम्पिटिटर होंगे तो रेट की बार्गेनिंग अच्छी होगी, इसीलिए उसको वेलकम किया और अरब ने अपोज किया। अरब और पोर्चुगीज की यहीं से लड़ाइयां भी शुरू हो गई है। जो बैटल ऑफ चौल अभी होगा 1508 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ही वॉज वेलकम्ड बाय जमोरिन बट वॉज, ये वास्को ड गामा के लिए, बट वॉज opposed by Arab merchant, but was opposed by Arab merchant. अब भैया जब वास्को ड गामा वापस जा रहा था तो उसको जमोरिन ने कुछ गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट क्या थे? बेसिकली क्लोथ से और यही मसाले, वहां पे मसाला वाला क्षेत्र था, मसाले दिए। वास्को ड गामा जब वापस जाता है पोर्चुगल में तो वो एक एस्टिमेशन लगाता है कि पूरे वॉयस का जो खर्चा आया था उसको निकालकर एक्सपेंडिचर, जो फायदा मुनाफा था, वो लगभग 60 गुना था। अब पोर्चुगीज की आंखें फटी की फटी रह गई। उनको लगा कि अरे थोड़े से हमें मसाले दिए और कपड़े दिए तो इतना फायदा मिल गया, अगर इनकेस अगर हम फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दें, कॉलोनी स्टैब्लिश कर दें तो क्या होगा। इसीलिए जब वापस जाता है वास्को ड गामा तो 1500 एडी में पहला आता है इनका, लिखिए अगला पॉइंट। इन 1500 एडी किंग डॉम मैनुअल, किंग का नाम लिख लीजिए, डॉम मैनुअल सेंट पेड्रो एल्ब्रेस कैब्रल, पेड्रो एल्ब्रेस कैब्रल, ये पोर्चुगीज कमांडर था जिसको भारत में कॉलोनीज या फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करने के लिए भेजा गया था। किसने भेजा था? किंग डॉम मैनुअल ने। ये पोर्चुगीज रूलर था उस समय का, पेड्रो एल्ब्रेस कैब्रल। ठीक है, बट मैंने कहा अरब मर्चेंट्स क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से पहली बार भारतीय लैंड पर अरब और पोर्चुगीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। ठीक है, बट इन कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद कैब्रल सफल रहा 4 जगह अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करने में। कहां कहां लिखिए। इन 1503 फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री वॉज established at कोचीन। In 1503 first Portuguese factory was established at कोचीन 1503 में। ठीक है, अगला पॉइंट। इन 1505 Portuguese factory was established at Kannur। कन्नूर, कन्नूर कहां भैया? कन्नूर केरला। कैलिकट, कन्नूर, और इसी टाइम एक और जगह फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई कोल्लम में, क्विलॉन, या उसको आज के टाइम में कोल्लम बोला जाता है, यह भी केरला में ही है। हाँ, 1505 में। इसका टाइम पीरियड कैब्रल का 1500 से लेकर 1505 तक रहा। 1500 से लेकर 1505।
इसी के टाइम पीरियड में एक बार फिर से वास्को ड गामा आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इन 15, अगला पॉइंट, इन 1502 वास्को ड गामा अगेन विजिटेड इंडिया। In 1502, Vasco da Gama again visited India. ठीक है, अब अगला कौन सा आया यहां पे कमांडर और भारत का पहला वाइसरॉय भी है, पोर्चुगीज वाइसरॉय, लिखिए नाम, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। फ्रांसिस्को डी एल्मेडा फ्रांसिस्को डी एल्मेडा कब से कब तक? 1505 से लेकर 1509 तक, 1505 till 1509. He was the first viceroy of, he was the first viceroy, या लिख लिया, he was the first Portuguese viceroy in India. He was the first Portuguese viceroy in India. लिख लिया. He was known for his policy known as Blue Water Policy. Blue Water Policy. He was known for his policy known as Blue Water Policy. शांत जल की नीति, शांत जल। अब ये शांत जल का मतलब क्या है? इस पॉलिसी के अंडर जो मेन चीज जो उसका वो था कि अब पोर्चुगीज को पूरे इंडियन ओशन पर कंट्रोल करना था। क्यों? क्योंकि जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ट्रेड का प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड उस समय हो रहा है। उस समय कौन सा डायनेस्टी है भारत में? लोधी डायनेस्टी। लोधी है ना, सिकंदर लोधी है। ट्रेड, भारत भी ट्रेड कर रहा है। अब इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए यह शुरुआत किया गया। भारत ट्रेड कर रहा मतलब अरब के थ्रू ट्रेड हो रहा था, तो अरब को भारत से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। अब भैया, और ब्लू वाटर पॉलिसी लिख लीजिए क्या है? टू स्टैब्लिश मोनोपोली ओवर इंडियन ओशन, टू इस्टैब्लिश मोनोपोली ओवर इंडियन ओशन। इसके लिए किया क्या गया? इसने कार्ड्स सिस्टम शुरू किया। कार्ड्स सिस्टम या कार्ड्स आर्मेडा सिस्टम। आर्मेडा सिस्टम, कार्ड्स आर्मेडा सिस्टम, कार्ड्स आर्मेडा सिस्टम। ये सिस्टम क्या है? इट, लिख लीजिए ना, कार्ड्स आर्मेडा लिखिए। इट वॉज नेवल ट्रेड लाइसेंस, नेवल ट्रेड लाइसेंस, नेवल ट्रेड लाइसेंस issued by Portuguese, issued by Portuguese to trade in India, to trade in India। मतलब इट वॉज लाइक अ परमिट मिलता है ना ट्रेड करने के लिए। तो अब पोर्चुगीज एक परमिट इशू कर रहे थे ट्रेडर्स को कि भैया अगर इंडियन ओशन का सहारा लेकर ट्रेड करना है तो आपको पहले कार्ड्स लेना पड़ेगा मुझसे। अगर नहीं लोगे तो लुटेरों से हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। और लुटेरे कौन सबसे बड़े? पोर्चुगीज खुद।
यही सरदेशमुखी चौथ कि नहीं अगर लोगे परमिट तो तुम्हें हम लुटेरों से मदद नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं। और सबसे बड़े लुटेरे खुद ही पोर्चुगीज थे। मतलब ट्रेड करना है, पीसफुल ट्रेड करना है तो पहले कार्ड्स लो मुझसे। और आर्मेडा का मतलब क्या होता है? नेवल पावर। आर्मेडा का मतलब होता है कार्ड्स, आर्मेडा सिस्टम। आर्मेडा का मतलब होता है नेवल पावर, कि भैया परमिट लो तो हम तुम्हें अपनी नेवल पावर का सपोर्ट देंगे, अगर नहीं लोगे तो लूट लिए जाओगे। तो एक प्रकार की धमकी थी। और सबसे बड़ी बात, अकबर को भी ये लेना पड़ा था कार्ड्स। अकबर को भी बाद में जब अकबर का टाइम पीरियड आता है, पोर्चुगीज तो लंबे समय तक चल रहे हैं ना, अकबर को भी ये कार्ड्स लेना पड़ा। अब भैया ऐसी पॉलिसी थी तो रिवॉल्ट तो होंगे, क्योंकि अरब मानेंगे थोड़ी ना। इसीलिए 1508 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल इन 1508। ठीक है, दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन सुल्तान ऑफ इजिप्ट, मिस्र के सुल्तान, ममलूक डायनेस्टी है वहां पे, तो कभी कभी ममलूक इजिप्ट भी कह देते हैं, बट लिख सुल्तान ऑफ इजिप्ट, सुल्तान ऑफ इजिप्ट कॉमा सल्तनत ऑफ गुजरात, सल्तनत ऑफ गुजरात। मतलब दोनों मिलकर, सुल्तान ऑफ इजिप्ट और सल्तनत ऑफ गुजरात मिलकर पोर्चुगीज पर अटैक करते हैं। तो इट वॉज अ बैटल फॉट बिटवीन जो इजिप्ट के सुल्तान थे, गुजरात की सल्तनत थी, और पोर्चुगीज के बीच में। इस समय गुजरात का सल्तनत का राजा पता है कौन है? महमूद बेगड़ा। बहादुर शाह जो हुमायूं के टाइम में आया था, महमूद बेगड़ा। अब महमूद बेगड़ा जो था, इसके बारे में क्वेश्चन खूब पूछता है। गुजरात का एक रूलर था। इस महमूद बेगड़ा की क्या स्पेशलिटी थी? कहते हैं इसकी जो मूछें थी वो जमीन तक टच करती थी। इतनी मतलब विचित्र प्राणी था वो, मूछें जमीन तक टच करती थी। और कहा जाता है कि अगर कोई भी बीस स्टिंग कर ले, डंक मार दे, तो वही फूल के मर जाती। उसका पूरा शरीर ही विषैला था। 7.5-8 फीट का व्यक्ति, मूछें इतनी लंबी, और कुछ भी कोई अगर डंक भी मार ले उसको तो सामने वाला मर जाए, उसको कुछ नहीं होगा। रीजन क्या था? माना जाता उसको बचपन से पॉइजन दिया जा रहा था। विष कन्या सुने हो ना नाम, कि विष पुरुष थी, तो किसी ने स्टिंग कर लिया तो वही सामने वाला मर गया। यही रीजन है कि बचपन से उसे विष दिया जा रहा था, बॉडी उसकी एडेप्ट कर गई थी, इसीलिए वो इतना विषैला हो गया कि सामने वाले का जहर उस पर असर ही नहीं करता था। तो महमूद बेगड़ा, इजिप्ट का जो सुल्तान है, उन्होंने पोर्चुगीज पर अटैक किया। चौल क्या है? ये पोर्ट सिटी है वेस्टर्न जो कोस्ट की। और इसमें हुआ क्या? और इसको भारत इंडियन लैंड पर क्रूसेड का पहला एग्जाम्पल ही माना जाता है, धर्म युद्ध का। किसके किसके बीच? अभी तक क्रूसेड किसके किसके बीच हो रहा था? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच। कहां? यूरोप में। अब कहां हुआ? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भारत में। बैटल ऑफ चौल, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रूसेड। In this battle, the combined army of both the Sultanate defeated Portuguese. Combined army of both the Sultanate defeated Portuguese. अब तो गजब बेइज्जती होगी पोर्चुगीज की, तो अब करोगे क्या? अब अपनी बेइज्जती का बदला लोगे। तो इन 1509, अगला पॉइंट, इन 1509 पोर्चुगीज
Portuguese defeated the combined army of both the Sultanate in Battle of Diu 1509 में. Battle of Diu. Battle of Diu in 1509. अगला हाँ कमांडर वही है. मैंने कहा ना 1505 लेके 1509 तक यही रहा है. अब 1509 में एक अलग वाइसरॉय आता है. अगला नाम लिखिए, अल्फांसो अल्बुकर्क. लिखिए अल्फांसो अगला वाइसरॉय का नाम है ये अल्फांसो अल्बुकर्क. Alfonso Albuquerque. He was known as the real founder of Portuguese company in India. Portuguese company का नाम एस्टांडो डी इंडिया. लिखवा दूंगा मैं, फिलहाल लिख लीजिए. Alfonso de Albuquerque was known as the real founder of Portuguese company in India. रियल फाउंडर इसे माना जाता है. In 1510, अगला पॉइंट, in 1510 Goa was annexed. Goa was annexed by Portuguese. Annexed मतलब कंट्रोल कर लिया गया. Goa was annexed by Portuguese and later was made capital. In 1510, 1509 में कंट्रोल किया गया और 1510 में इसे कैपिटल बना लिया गया. किससे नेक्स्ट किया गया था लिख लीजिए, बीजापुर के सुल्तान से. वॉज अनेक्स्ड फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर या सल्तनत ऑफ बीजापुर. इन 1509 गोवा वॉज अनेक्स्ड फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर. Sultan of Bijapur, and in 1510 it was made capital of Portuguese company. अगला पॉइंट. अब भैया अब रियल फाउंडर क्यों बोला गया? अभी तक जितने भी पोर्चुगीज आए थे उनका मेन क्या था, किसी तरीके से ट्रेड करो, पैसा कमाओ, यूरोप में चले जाओ. इसने एक नई तरीका निकाला. उसको लगा कि अगर ट्रेड करना है और ट्रेड को अगर एस्टैब्लिश करना है तो पोर्चुगीज की पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा होनी चाहिए. इसीलिए इसने क्या किया, इनकरेज किया किसको, पोर्चुगीज मैन को इंडियन वीमेन से मैरी करने के लिए. अगला पॉइंट, ही इनकरेज्ड पोर्चुगीज टू मैरी इंडियन वीमेन्स टू इंक्रीज the Portuguese population in India. To increase the Portuguese population in India. ठीक है, बात समझ में आई? अब सबसे बड़ी बात, जो ऑफस्प्रिंग हुए या बच्चे जो हुए इन दोनों शादियों से, इन्हीं बच्चों को फिरंगी बोला गया. फिरंगी, जो बाद में कोई भी यूरोपियन आता उन सबको फिरंगी बोल दिया गया, लेकिन फिरंगी वर्ड की शुरुआत यहीं से हुई थी. अगला पॉइंट लिख लीजिए, द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस मैरिजेस वर नोन एज फिरंगी. फिरंगीज.
फिरंगीज। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। आप देखिए यहीं से आकर वो भारत की रिलीजन में इंटरफियर करना शुरू कर दिए। यही वजह है कि पोर्चुगीज बहुत लंबे समय तक भारत में टिक भी नहीं पाए। आप सोचिए ब्रिटेन जब आता है, थोड़ा सा इसको वो करिए, लिंक करिए। ब्रिटेन जब आता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। पहला रेगुलेशन कब आता है? 1829 में, जब पहली बार ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी में इंटरफियर करने की कोशिश की। मतलब 37 साल या 40 साल इधर और 20 साल उधर, 60-70 साल तक उन्होंने इंटरफियर करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनका मेन क्या कहना था, मोटो क्या दिखाना चाहते थे कि हम यहां ट्रेड करने आए, हमें आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं। और यहां तक कि 50 साल तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली बार 1813 का जब चार्टर आता है तब मिशनरीज की एंट्री होती है इंडिया में। उससे पहले मिशनरीज वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू इंटर इन इंडिया। मिशनरीज मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज, क्योंकि उनका कहना भैया हमें व्यापार करने दो, धर्म वर्म से हमें कोई लेना देना नहीं। मिशनरीज की भी एंट्री इसलिए हुई तो उसके भी अपने रीजंस हैं, क्योंकि उस समय अब इनको लग गया था कि धर्म के सहारे से ही भारत पर कंट्रोल को मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, वो जब हम ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे तब वहां हो गया, अभी पोर्चुगीज में चले आगे। अगला कौन है? वाइसरॉय लिख लीजिए, नीनो डू कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ईयर लिख लीजिए 1529 टू 1538। अगला मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बीच में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। नीनो डी कुन्हा 1529 टू 1538। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। वो वहां पॉइंट काट लेना, गोवा के कैपिटल इसने शिफ्ट किया है। इससे अल्बुकर्क ने केवल एनेक्स किया था गोवा को 1509 में। जो 10 वाला पॉइंट है काट लेना, 10 वाला पॉइंट काट लेना। इसमें लिखो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530। 1530 में कैपिटल चेंज हो रही है, इन 1530। अगला पॉइंट, इन 1534, in 1534 he got permission from the ruler of Bengal, to open factories at चटगांव। ये बंगाल में एक पोर्ट, वो था पोर्ट सिटी है चटगांव, वहां पर फैक्ट्री ओपन हुई। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का मतलब ये मत सोचिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। वो पोर्चुगीज यहां पे आके कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, बनाते नहीं थे, वो सामान खरीदते थे। जो यहां पे नेटिव या इंडिजिनस सामान खरीदते थे, स्वदेशी माल को होल्ड करते थे एक जगह पे, एक अपनी जो उनका फोर्ट है ना, या जो जगह थी उस पे होल्ड करते थे। चूंकि इन पोर्चुगीज के जो वर्कर्स थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था, उन्हीं फैक्टर्स के नाम पर ही जहां पे ये रहते थे उनको फैक्ट्रीज कहा जाने लगा, जहां पर गुड्स को होल्ड किया जाता था और इसी जगह से ट्रेड किया जाता था यूरोप में।
इसीलिए फैक्ट्रीज कहा गया। यहां की फैक्ट्री, वहां की फैक्ट्री, मतलब गुड्स को होल्ड करने का स्थान था, और जहां से बाहर, जैसे हार्बर्स होते हैं ना, आप होल्ड चीजें करते हो, उसके बाद हम उसको करते हैं और उसके बाद भेज देते हैं बाहर, तो वही है फैक्ट्रीज। पूछा हुआ है व्हाट इज फैक्ट्रीज, यूपीएससी में पूछा गया था कि किसी जमाने में, अब नहीं पूछेगा क्योंकि किसी जमाने बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आज नहीं है। तो किसी जमाने में जो आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ना, 20 साल बाद होंगे, अरे ये पूछा जाता था यूपीएससी में, क्योंकि लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, सोर्सेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहले गूगल बाबा नहीं थे ना, हर चीज बुक्स लेनी पड़ती थी और बुक्स भी नहीं मिलती थी, तो दिल्ली वाले, उनके लिए आसान हो, दिल्ली को काशी कहा जाता था, और जो भी दिल्ली गया होगा, हम सबको रीजनल सेंटर्स बोला जाता है। कौन से रीजनल सेंटर से आए हो, तो कोई कहेगा अच्छा बिहार, लखनऊ से आए हो। अब लखनऊ के आप लोग भोकाली लोग, दिल्ली पहुंचोगे तो हम वहां के रीजनल सेंटर वाले हो जाओगे, रीजनल सेंटर से हैं। जैसे लखनऊ वाले इलाहाबाद को समझते हैं, इलाहाबाद से हो, अच्छा, तो लखनऊ दिल्ली वाले भी इनको समझते हैं, और जब दिल्ली पहुंचोगे समझ लो वो हर जगह का सब रीजनल सेंटर है। वो कितना बड़ा हो, बैंगलोर भी उनके लिए रीजनल सेंटर है, उनके लिए मुंबई भी रीजनल सेंटर है। मेन हब जो है, काशी जो है यूपीएससी की, वो दिल्ली है। कहा जाता था बिना काशी गए स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो पहले यही होता था। अब तो चूंकि हर चीज ऑनलाइन है ना, आपको ऑनलाइन मीडियम हर चीज उपलब्ध है, दिल्ली क्लासेस और कहीं क्लासेस आप मैनेज कर सकते हो। पहले जाना पड़ता था, और जाना आसान काम नहीं था, दिल्ली जान के साथ रहना। ठीक है, चलिए फिरंगी, अगला पॉइंट लिखिए। पोर्चुगीज ऑल्सो स्टैब्लिश्ड their factories at हुगली। हुगली कहां पे है, बंगाल बोलो, कोलकाता में बोलो, बंगाल। अगला हुगली कॉमा दीव, दीव के बाद सैंट थॉमे, मद्रास में है ये, सैंट थोमे, सैंट थोमे। सैंट थोमे या थोम जो कह लो, थोमे। और सालसेट, और बसीन, सालसेट एंड बसीन, इन सब जगह भी पोर्चुगीज की फैक्ट्रीज थी। सालसेट नहीं बता, मुंबई कहां, किस आइलैंड पे बसा हुआ है, सालसेट आइलैंड पे। और बसीन, वसई जो आज का है, वसई, ये बसीन है। सालसेट और बसीन। अगला पॉइंट लिखिए, हुबली वॉज यूज्ड एज, हुगली वॉज यूज्ड एज, हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस टू प्लंडर शिप्स इन बे ऑफ बंगाल। टू प्लंडर, लूटने का काम आता था। हुगली को किस तरह का इस्तेमाल किया गया, हुगली के थ्रू जो बे ऑफ बंगाल में जो ट्रेड हो रहा है, उसको लूटने के लिए इस्तेमाल करते थे। यूपीपीएससी 16-17 में पूछा गया था ये। हाँ भैया, हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस टू प्लंडर द शिप्स इन बे ऑफ बंगाल। हुगली मतलब इधर ही है ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी वाला क्षेत्र, कलकत्ता वाला, बंगाल वाला, वहीं पे। अगला पॉइंट, अगला, अब भैया ये तो इनका पीक था, पोर्चुगीज का डाउनफॉल कैसे हुआ, लिखिए। इन 1632 कासिम खां
द कमांडर ऑफ शाहजहां, द कमांडर ऑफ शाहजहां स्नैच्ड हुगली फ्रॉम पोर्चुगीज। अब धीरे धीरे इनका डाउनफॉल कैसे हुआ कि बाद में आखिरी में एक ही जगह रह गए थे, कहां पे? गोवा में सिमट गई है। अब धीरे धीरे एक एक करके इनसे निकलने लगी। हुगली को 1632 में ले लिया गया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला इन 1739 मराठास स्नैच्ड बसीन। ये मैंने लिखवाया था, किसके अंडर? पेशवा बाजीराव फर्स्ट। बसीन छीन लिया गया इनसे। और बाकी धीरे धीरे किसने जीत लिया? डच और आपके ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भैया जो एक और छोटा सा फैक्ट है कि पोर्चुगीज ने इंडिया में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, लिख लीजिए अगला पॉइंट। पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस्ड printing press in India. The first printing press was established in 1556 in Goa. In Goa, 1556 in Goa. Goa, 1556. They also introduced tobacco. और क्या क्या किया? मेज, अरे मक्का, मेज, कैश्यूनट, काजू, संतरा, ऑरेंज, लीची क्या बोलते हैं? लीची अब क्या बोलते हैं? जो बेरी वेरी बोलते हैं, कुछ जो समझ लेना। लीची लिख लो। अगला पॉइंट, पोर्चुगीज इस्टैब्लिश्ड लज चर्च इन माइलापुर। लज या लुज जो भी है लिख लीजिए। लज चर्च इन माइलापुर, मद्रास में एक जगह है माइलापुर, वहां पर पोर्चुगीज ने लज चर्च को स्टैब्लिश किया था। और एक और चर्च था इंपॉर्टेंट, सेंट थोमे का, वो भी स्टैब्लिश पोर्चुगीज ने किया था। सेंट थोमे चर्च इन 1522। पहला चर्च कौन सा है? पहला चर्च, अच्छा पहला मिशनरी कौन आया था भारत में? Who was the first missionary who visited India? सेंट थॉमस। उसी के नाम पर ही सेंट थॉमस चर्च भी स्टैब्लिश किया गया था। भैया रिवाइज नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं आपके एग्जाम का 30% हिस्ट्री है। नहीं विश्वास हुआ करे तो कभी भी कोई साल का पेपर उठा लेना। कोई भी एग्जाम दोगे नीचे से लेकर ऊपर तक, हर एग्जाम का 30% हिस्ट्री है। अगर उस 30% क्वेश्चंस होंगे, उस 30% में अगर आपने 25% भी सॉल्व कर लिए तो प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। लिख के मैं दे रहा हूं। बाकी आपको करना है कि आपको करंट अफेयर्स ही तो पढ़ना ठीक से। और पॉलिटी का जो नेचर है क्वेश्चन का, बहुत स्टैटिक पोर्शन है। वही शेड्यूल पूछेगा, वही आर्टिकल पूछेगा, वही पार्लियामेंट पूछेगा।
इकोनॉमी में बजट ही पढ़ना है, बजट ही, अगर बेसिक इकोनॉमी आती है समझ में और बजट पढ़ लो तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा। बजट मतलब करंट अफेयर्स प्लस बजट, नहीं गलत होगा, लिख के दे रहा हूं ये भी। कभी वो जमाने चलेगा कि रेपो रेट कितना है पूछेगा आपसे, या सीआरआर कितना, कभी नहीं पूछेगा। वो कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट होगा जो नीति आयोग या किसी ने दिया होगा, वो जोड़ के बेसिक इकोनॉमी जो है उससे जोड़ के पूछ लेगा बस। हाँ, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इन्वायरमेंट भी बेसिकली करंट अफेयर्स ही है, इन्वायरमेंट भी करंट अफेयर्स है। हिस्ट्री में बार बार कहता हूं, हिस्ट्री आप लोग के सबके दिमाग में चीज बैठा दी गई है कि रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ लो हो जाएगा। तो भैया उन सबके लिए कहता हूं बार बार पिछले 2-3 साल का पेपर पढ़ लेना। अगर 25 से 30 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे बड़ी चीज क्या, हिस्ट्री में सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, बुक्स बहुत ज्यादा हैं। तो आप किसी भी एक बुक को पढ़ के आप कह देंगे कि भैया मैंने पढ़ लिया, तो नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो किसी एक बुक में नहीं होगा। कोई भी बुक पढ़ रहा हूं आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी एक बुक पढ़ रहा हूं देख लीजिएगा। तो इसीलिए कहता हूं हिस्ट्री ठीक है, स्टैटिक है, जो दिमाग में बैठी हुई है, रिपीटेड भी करता है, लेकिन बस उस पूरे 30% का मुश्किल से 5-10%, 10 क्वेश्चन, बाकी 20 क्वेश्चन नए होते हैं। नहीं विश्वास हो तो जिन्होंने पिछली बार यूपी पीसीएस का पेपर या यूपीएससी का पेपर दिया था वो देख ले। यूपीएससी का लेवल तो हमेशा ही ऊंचा होता है, पीसीएस को बच्चा समझते थे यूपीएससी का, उनका भी आके देख लेना, ठीक है। इसीलिए हिस्ट्री को कभी हल्के मत लेना, ठीक। अगला पॉइंट, अगला एक और नाम लिख लीजिए, सेंट जेवियर। अंडर लिखिए, ड्यूरिंग मार्टिन डिसूजा, ये एक और वाइसरॉय था पोर्चुगीज का। ड्यूरिंग मार्टिन डिसूजा, ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ मार्टिन डिसूजा, सेंट जेवियर विजिटेड इंडिया। सेंट जेवियर विजिटेड इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं नोट करके चाहे तो लिख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोर्चुगीज के बारे में क्या है, ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए। कब गए? 1961 विद एनेक्सेशन ऑफ गोवा। इनको पहले कहा गया था भैया चले जाओ, बाकी समझदार थे, चले गए बेइज्जती की कराए बिना। ये नहीं गए ढीठ थे, तो इनको भगाया गया 1961 में। ऑपरेशन विजय था शायद। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए। अगली कंपनी डच कंपनी। डच कंपनी, डच कंपनी इट वॉज द फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। वो ज्वाइंट स्टॉक कौन से कोऑपरेटिव होता है। इट वॉज द फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक यूरोपियन कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक मतलब शेयर होल्डर्स थे इसमें, लोगों ने पैसा लगाया था इसमें, और जब प्रॉफिट लेके जाओगे तो अपने होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को डिवाइड करोगे प्रॉफिट। तो यही जॉइंट स्टॉक कंपनी है। इसको पहली मल्टीनेशनल कंपनी भी बोला गया कुछ बुक्स में। इट वॉज द फर्स्ट एमएनसी। ठीक है। इन 1602 दिस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। In 1602, this company was established by a resolution passed by Dutch Parliament. By a थोड़ा लिखने की अपनी जो रफ्तार है थोड़ा बढ़ाइए। वैसे मैं बहुत धीरे बोलता हूं, लेकिन रफ्तार बढ़ाइए। एक बार ऐसा करिएगा ना कि खूब एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा अच्छे से, और 8 मिनट का टाइमर लगाइएगा कि 8 मिनट के अंदर उसी जो रटा में आंसर को लिखना है। देखिएगा कितना लिख पा रहे हैं आप लोग। वहां तो सब क्वेश्चन नए आते हैं ना, रट के लिखिएगा 8 मिनट में, 125 या 150 शब्द के बीच में। आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी। ठीक, आगे
by a resolution passed by Dutch Parliament to trade in East Indies for 21 years. उनको एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि आप ईस्ट इंडीज से ट्रेड कर सकते हैं 21 सालों तक के लिए, मतलब 21 साल के लिए आपको चार्टर दे दिया गया, आज्ञा पत्र दे दिया गया था। कंपनी के नाम सब एक साथ लिखवा देंगे, ठीक है। पोर्चुगीज कंपनी एस्टाडोड इंडिया, इसका बीओसी बेरिंगदे ओस्टे इंटिग्ने कैंपेगनी जो भी है, एक साथ चारों नाम लिखवा देंगे, फिलहाल लिखते रहिए। अगला पॉइंट, फर्स्ट डच कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम इन 1605। फर्स्ट डच कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम in 1605 बाय वादेर हेग, वाइसरॉय का नाम था इसके। वादेर हेग, वादेर हेग other Dutch companies were established at Dutch factories, was established at Dutch factories, was established at, पहला लिखिए 1610 पुलीकट, 1610 पुलीकट, पुलीकट, 1616 सूरत, 1616 सूरत। बंगाल में कब स्टैब्लिश की गई थी? पीपली में, इन बंगाल पीपली। डच फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश्ड एट पीपली। वो पीपली लाइट्स वाला नहीं है, जब बंगाल की जगह थी पीपली, वहां पर पीपली। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इन बंगाल फर्स्ट डच फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश्ड एट, आंसर है पीपली। इसके बाद 1628 के आसपास है, इसके बाद यही पीपली वाली फैक्ट्री बालासोर में शिफ्ट हो गई थी। बालासोर उड़ीसा में है ना, बालासोर। उस समय उड़ीसा नहीं था, सब बंगाल था। बालासोर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री कौन सी है? डच फैक्ट्री चिंसुरा, 1653 चिंसुरा। यहां पर जो फोर्ट स्टैब्लिश किया था डच ने, उसका नाम था गुस्तावुल फोर्ट। गुस्तावुल फोर्ट नाम पूछा गया, गुस्तावुल फोर्ट। 1663 में कोचीन में गुस्तावुल, GUSTAVUL, गुस्तावुल फोर्ट। 1663 में कोचीन में, कोचीन ये लिखवा इसलिए रहा हूं, 2019 में यूपी पीसीएस में डच फैक्ट्री की पूरी सीरीज पूछी गई थी, ऑर्डर ही पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया 1663 में। हाँ, इससे पहले 1658 में, 1658 में कहां कहां? कासिम बाजार, कासिम बाजार, आगरा, पटना। कासिम बाजार, आगरा, पटना। और 1663 में कोचीन में, कोचीन। एक और डच फैक्ट्री आपको मिलती है नेगपट्टनम में, तमिलनाडु में। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था, 3 फैक्ट्री का नाम ए, फिर अगली फैक्ट्री में एक ऐड कर दिया गया, फिर ऑप्शन सी में एक और ऐड कर दिया, और लास्ट में तो बाकी 3 फैक्ट्री सारी ऐड कर दी गई। ऑप्शन क्या था? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 करके, या सब। तो नेगपट्टनम आखिरी ऑप्शन था, तो ये भी फैक्ट्री डच फैक्ट्री थी। लिख लीजिए नेगपट्टनम, लास्ट ना लिखिएगा,
Dutch factory was also established at Negapatnam, तमिलनाडु. नेगापट्टनम ये मेंशन नहीं है. नेगापट्टनम तमिलनाडु. अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये डच यहां पर किस चीज का ट्रेड करते हैं? ठीक है, भारत से जो क्लोथ्स या सूती कपड़ों का ट्रेड डच ने स्टार्ट किया था. क्यों? क्योंकि स्पाइसेस के लिए ये भारत पर डिपेंडेंट नहीं थे, ये इंडोनेशिया पर डिपेंडेंट थे. यहां पर तो जो डच आते हैं, डच मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड, जब ये आते हैं तो भारत से ट्रेड कर रहे हैं किसका? क्लोथ्स का. स्पाइसेस का ट्रेड ये कहां करते हैं? इंडोनेशिया में. और इंडोनेशिया में इन्होंने जकार्ता को जीता था और बटाविया नामक एक नई सिटी को भी स्टैब्लिश किया था. लिखिए, इन इंडोनेशिया they won Jakarta in 1613. Jakarta in 1613 and established a new city known as Batavia. Batavia 1613 में. बटाविया. इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? चेंज हुआ है ना कुछ? कौन सा हो गया? चलिए अगला पॉइंट. अब मैंने क्या, अब भारत से ये सूती कपड़ों के अलावा कुछ और ट्रेड भी कर रहे हैं. लिखिए, फ्रॉम इंडिया several other goods were exported to Europe. These are, लिखिए पहला, इंडिगो, नील, नील की इन्होंने शुरू की थी. इंडिगो, साल्ट पीटर, शोरा, क्लोथ्स और ओपियम, ये सब डच ही भारत से एक्सपोर्ट करना शुरू किए थे. ठीक है, और डच भारत से गए कब? देखिएगा अगला पॉइंट. डच वर डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. डच वर डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी in Battle of Bedara in 1759. Battle of Bedara in 1759. ठीक है, अब देखिए यहीं से 1757 प्लासी. इसी प्लासी से जो पैसा मिला इनको, ब्रिटिशर्स को, कंपनी को, उसी पैसे की मदद से पहले डच को भारत से भगाए और फिर 1760 में बैटल ऑफ वांदिवश फ्रेंच कंपनी को हराए. इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी जो है यूरोपियन कंपनी की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल तो इंडिया पे नहीं हुआ था. वो कब हुआ? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764. लेकिन जो बैटल ऑफ प्लासी, जो पैसा मिला, जो बंगाल की लूट शुरू हुई या ड्रेन ऑफ वेल्थ जो शुरू हुआ, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत कब से हुई थी? आंसर क्या है? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर नहीं. यही तो जो पैसा मिला, इसी पैसे की मदद से बाकी जो कंपनीज हैं उनको भारत से बाहर निकाल दिया गया. कल पढ़ेंगे यूरोपियन मतलब कंपनी ये और फ्रेंच कंपनी. कल हो जाएगा, बाद में सीधे बंगाल पे आ जाएंगे.